देखिए, आज से आप लोगों का जो नया चैप्टर शुरू हो रहा है वो है हायर परचेज सिस्टम। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, हंसने की बात नहीं है अभी। हायर परचेज सिस्टम, किराया क्रय पद्धति इसका नाम है। ठीक है, तो किराया क्रय पद्धति में क्या होता है उस पर थोड़ा ध्यान से देखा जाए। आज के वर्तमान समय में व्यवसाय का जो स्तर है वो दिन प्रतिदिन हाई लेवल पर पहुंच रहा है। एक बिजनेस में मान लीजिए हम दूर दूर तक कोई सामान को पहुंचाना चाहते हैं, तो उस सामान को पहुंचाने के लिए हमें पिकअप, ट्रक, बड़े बड़े प्लांट मशीन या कोई मतलब वस्तु बनाने की आवश्यकता हो तो बड़े बड़े मशीन की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख का कोई मशीन हम खरीदते हैं तो उस मशीन को खरीदने के लिए हमें 10 लाख, 20 लाख की जरूरत पड़ेगी और उतने रुपया अगर हम देने में सक्षम नहीं है तो हम अपने व्यवसाय को कैसे स्टेबल कर पाएंगे, हम अपने व्यवसाय को कैसे चला पाएंगे। तो इसके लिए क्या किया गया है कि संपत्ति को उधार क्रय विक्रय करने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिसमें आप संपत्ति को उधार क्रय कर लीजिए और उस संपत्ति का आप लगातार यूज कीजिए, उस संपत्ति से आप अर्न कीजिए, कमाइए और उस कमाई में से आप संपत्ति के का जो क्रय मूल्य है उसको एक निश्चित किस्त में समय समय पर उसका पेमेंट कर दीजिए। आया बात समझ में? जैसे कि मैंने एक 4 व्हीलर लिया है तो वो 4 व्हीलर लिया, मैंने अपने संपत्ति बना लिया है, मेरा संपत्ति मेरे नाम से हो गया। अब हम उस संपत्ति का जो क्रय मूल्य है उसको हम क्या करते हैं, एक समय अंतराल पर, जैसे हर महीना 12,000 का किस्त पे करते हैं, तो हर एक महीना हम क्या दे रहे हैं, उसी संपत्ति का मूल्य चुका रहे हैं ना। तो वैसे ही क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमें कोई संपत्ति खरीदना है तो हम वो संपत्ति से कोई ट्रक ले रहे हैं, ट्रक का दाम 20 लाख रुपया है, तो हम तत्काल 1 लाख 2 लाख दे करके हम क्या किए, वो ट्रक अपने नाम कर लिए, ट्रक मेरे नाम हो गया और उस ट्रक का अब हम उस ट्रक को अपने यूज करेंगे, हम उस ट्रक से कुछ कमाएंगे और उस कमाई में से ही उस किस्त का हम क्या करेंगे, बाकी जो 15 लाख बचा है या 18 लाख बचा है, ब्याज सहित उस राशि का भुगतान हम एक निश्चित किस्त में कर देंगे। अब वो किस्त क्रेता और विक्रेता के बीच जो एग्रीमेंट बनेगा उस एग्रीमेंट के आधार पर वो किस्त बनेगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा और वो समस्त क्रय मूल्य यानी जो संपत्ति का दाम बचा है वो मूल्य और जो ब्याज है वो दोनों को जोड़ के एक किस्त बना लेगा, कितने समय पीरियड में आपको पेमेंट करना है सो, है ना। और एक समय अंतराल पर आप किस्त का क्या कीजिए, पेमेंट करते रहिए, वो संपत्ति आपका। ठीक है, और इसमें क्या होता है, किराया क्रय पद्धति में यही है, उधार क्रय विक्रय करने की एक सिस्टम है। इस आधार पर आपको 2 चैप्टर मिलेगा आपके बुक में, एक हायर परचेज सिस्टम, एक इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। समझे बात? तो किराया क्रय पद्धति क्या है, थोड़ा गौर से समझिए कि मैंने एक संपत्ति खरीदा, मान लीजिए मैं एक 4 व्हीलर खरीद रहा हूं। आया बात समझिए? इस संपत्ति का दाम है, मान के चलते हैं 5 लाख रुपया, हम 1 लाख रुपया डाउन पेमेंट कर दिए, तो 1 लाख तो मैंने तुरंत दे दिया, बचा 4 लाख रुपया। अब इस 4 लाख पर हमको ब्याज लगेगा, इस 4 लाख पर क्या लगेगा, एक ब्याज लगेगा। अब मान लीजिए 10% ब्याज लगता है सालाना, अब सालाना 10% ब्याज लगेगा, तो जितना रुपया मैंने नहीं चुकाया है, अब ये 4 लाख रुपया कहेगा कि 4 साल में आपको चुकाना है, 4 साल में 4 लाख चुकाना है और जितना रुपया आप नहीं चुकाए रहिएगा उतना पर आपको ब्याज लगेगा। तो 1 लाख का 4 किस्त, मान लीजिए 1-1 लाख का 4 किस्त बन गया, 1-1 लाख का 4 किस्त बन गया, मान के चलते हैं 1-1 लाख का 4 किस्त बन गया। अब पहले साल 4 लाख का 4 लाख बाकी है, तो 4 लाख का 10% कितना होगा, 40,000 ब्याज होगा। तो फर्स्ट ईयर में जो आप पेमेंट कीजिएगा तो 1 लाख रुपया और 40,000 ब्याज का 1,40,000 आप पेमेंट कीजिएगा, करिएगा ना। फिर अगले साल क्या होगा, तो अब 3 लाख बचा है, अब कितना बचा है, इस 4 लाख में से 1 लाख पेमेंट और ब्याज दोनों मिलाकर पेमेंट हो गया ना। अब अगले साल कितना बचा है, 3 लाख, फिर 3 लाख का 10% ब्याज होगा तो 30,000 ब्याज हुआ, फिर 1 लाख किस्त का मतलब उसका अपना मूल्य
और 30,000 ब्याज लगा के 1,30,000 आप क्या कीजिएगा, पेमेंट कीजिएगा। फिर अगले साल कितना बचेगा, 2 लाख बचेगा, तो 2 लाख का फिर 10% हो जाएगा, तो फिर 20,000 होगा। ये 20,000 इसमें जोड़ के 1,20,000 आप पेमेंट कर दीजिए। फिर अंतिम साल 1 लाख बचा है, 1 लाख का 10% ब्याज हो जाएगा, काट लीजिए, 10,000 हो गया, इसमें जोड़ दीजिए, आप 1,10,000 चुका दीजिएगा। मतलब 4 साल में आपने पूरा पैसा क्या किया, चुका दिया। कोई दिक्कत बात को समझने में? तो ये है क्या, किराया क्रय पद्धति। ये तो एक किस्त पर पेमेंट हुआ, किस्त पर पेमेंट हुआ ना, लेकिन इसका नाम किराया क्रय पद्धति पड़ा है। ये क्यों पड़ा है उस पर ध्यान दीजिए। संपत्ति उधार खरीदा गया, ध्यान से सुनिए, संपत्ति उधार खरीदा गया, 5 साल में किस्त चुकाने की बात है, 4 साल या 5 साल में किस्त चुकाने की बात है। हमने क्या किया, तो 2 साल 3 साल 4 साल तक किस्त चुकाया, एक किस्त नहीं चुका पाया, मान के चलते हैं अंतिम किस्त नहीं चुका पाया, या 2 किस्त दिया, तीसरा किस्त नहीं चुका पाया, तो विक्रेता क्या करेगा, आपको एक नोटिस देगा कि एक निश्चित समय के भीतर, एक निश्चित समय के भीतर जो संपत्ति का मूल्य बचा है आप पर, किस्त की राशि, ब्याज की राशि और जो फाइन है, पेनल्टी जो है, वो लगाकर आप निश्चित समय के भीतर पेमेंट कीजिए, नहीं तो आपका जो संपत्ति है वो संपत्ति हम जब्त कर लेंगे। हम वो संपत्ति आपका क्या करेंगे, रख लेंगे, छीन लेंगे। आया बात समझ में? और छीनने से पहले, जब्त करने से पहले आपने जितना मूल्य चुकाया है अभी तक, वो रुपया आपका किराया मान लिया जाएगा। क्योंकि संपत्ति का यूज किया आपने संपत्ति का यूज किया, लगातार यूज किया है, और आपने जो अभी तक पेमेंट किया है वो आपका क्या मान लिया जाएगा, किराया मान लिया जाएगा। इसीलिए इस पद्धति का नाम किराया क्रय पद्धति है। आया बात समझ में? दूसरी बात, इसमें क्या होता है कि क्रेता को मालिकाना हक, यानी जैसे क्रेता संपत्ति खरीदा विक्रेता से, और जब तक अंतिम किस्त का भुगतान नहीं हो जाएगा तब तक उस संपत्ति पर क्रेता का मालिकाना हक नहीं होगा। वो सिर्फ यूज करने के अधिकारी है, प्रयोग करने के अधिकारी है, लेकिन उसको जो है संपत्ति का मालिक तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि वो अंतिम किस्त का भुगतान न कर दे। आया बात समझ में? अगर मान लीजिए वो किसी किस्त को पेमेंट करने में असमर्थ होता है तो विक्रेता के द्वारा उसका संपत्ति क्या कर लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है। ठीक, और जब्त करने से पहले जितनी राशि क्रेता ने किस्त वाइज चुका दिया है वो रुपया आपका संपत्ति को यूज करने के बदले में किराया मान लिया जाता है। इसीलिए इस विधि का नाम क्या है, किराया क्रय पद्धति रखा गया है। समझ में आया बात? कोई दिक्कत समझने में आ रहा है बात? कोई दिक्कत नहीं ना है, तो इसको मिटा देते हैं हम। अब आगे ध्यान से देखिए, इसमें क्या होता है, संपत्ति खरीद लिया, किस्त वाइज पेमेंट होगा। अगर कोई किस्त का भुगतान करने में आप असमर्थ हो जाते हैं तो आपकी संपत्ति जब्त हो जाती है, और जब्त करने समय तक जो भी राशि आप चुका दिए रहते हैं वो आपका किराया मान लिया जाता है। ठीक है, इसमें 2-3 शब्द आपको सुनने को मिलेगा, हायर परचेजर, हायर वेंडर, हायर परचेज प्राइस, कैश प्राइस। ये शब्द होता क्या है उस पर ध्यान दीजिए। तो ये जो हायर परचेज सिस्टम है, ये सिस्टम के तहत जो संपत्ति बेचता है, किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत जो संपत्ति बेचता है वो हायर वेंडर कहलाता है। हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत जो संपत्ति खरीदता है वो हायर परचेजर कहलाता है। आया बात समझ में? ये दोनों समझ में आ गया। कैश प्राइस क्या होता है वो समझिए। जैसे संपत्ति का नगद मूल्य जितना हो, मतलब नगद मूल्य का मतलब जितना में संपत्ति नगद में खरीदा जा सकता है। जैसे कोई संपत्ति का दाम 5 लाख है, अगर हम जाएंगे कैश में खरीदने
नगद नारायण तुरंत हम दे देंगे तो वो 5 लाख में संपत्ति हमको दे देगा। तो वो जो नगद में खरीदे और तुरंत संपत्ति हमको मिल जाएगा 5 लाख में, तो ये है कैश प्राइस कि अगर उस संपत्ति को हम नगद में खरीदते तो कितना में रफा दफा हो जाता, तो वो है कैश प्राइस। ठीक, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, उधार खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं, उधार खरीद रहे हैं। तो उधार में क्या होगा कि अगर मान लीजिए 1 लाख रुपया हम अभी डाउन पेमेंट कर रहे हैं, बाकी है 4 लाख, तो क्या बाकी 4 लाख हमसे लेगा विक्रेता? नहीं, वो उसमें ब्याज जोड़ के तब लेगा हमसे, ब्याज जोड़ के तब लेगा हमसे। तो बाकी 4 लाख और ऊपर से मान लीजिए कितना कितना ब्याज लगा था, अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि 4 लाख का 10% 40,000, फिर 3 लाख का 10% 30,000, 2 लाख का 10% 20,000 और 10,000, मतलब 4 3 7 3 10, यानी 1 लाख का हमको अलग से ब्याज लग गया। 1 लाख का हमको क्या लग गया? तो कैश प्राइस था 5 लाख और 1 लाख था ब्याज का, यानी टोटल दाम कितना हो गया? 6 लाख। टोटल दाम कितना हो गया? जिस 6 लाख में 1 लाख हमने डाउन पेमेंट दिया था, 1 लाख क्या किया था? डाउन पेमेंट का क्या मतलब होता है कि जब संपत्ति हमने लिया अपने अधिकार में, उस समय में जो हमने पैसा दिया वो होता है डाउन पेमेंट। समझा? सुपुर्दगी पर भुगतान उसको कहा जाता है। तो ये 1 लाख हो गया क्या? डाउन पेमेंट। फिर बाकी जो बचा वो हम कितना कितना दिए थे, कुछ देर पहले बताया था, याद रखिए। 1,40,000, एक बार 1,30,000, 1,20,000 और 1,10,000, यही ना हम चुकाया था। इस टोटल को आप जोड़ लीजिए तो आपको 6 लाख हो जाएगा। आया बात समझ में? तो ये जो 6 लाख है ये है आपका कैश प्राइस, ये है कैश प्राइस, ये है इंटरेस्ट, और ये जो 6 लाख है ये है हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस मतलब हायर परचेज प्राइस बराबर सूत्र होता है कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। समझे? कैश प्राइस जितना हमको नगद में खरीदने पर मिल जाता वो कैश प्राइस, और अगर हम उधारी खरीदते हैं तो हमको कैश प्राइस और इंटरेस्ट दोनों मिलाकर देना पड़ता है। तो ये जो 6 लाख दाम हुआ वो हायर परचेज प्राइस का हो गया। कोई दिक्कत इस बात को समझने में नहीं है? चलिए, तो ये सब ध्यान रहना चाहिए। हायर परचेज प्राइस क्या होता है, हायर वेंडर क्या होता है, हायर परचेजर क्या होता है, कैश प्राइस क्या होता है, इस पर आगे हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। संपत्ति पर हरास लगाने से संबंधित बात होगा। थ्योरी आप लोग एक बार पढ़े होइएगा। थ्योरी में इस सिस्टम की बहुत सारी विशेषता है, ठीक है? उस विशेषता को देखिए। अब आगे इसमें क्या सब होता है विशेषता में, इसकी विशेषता में पहला होता है कि सबसे पहले समझौता का होना, समझौता का होना, यानी हायर परचेजर और हायर वेंडर ये दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ समझौता करता है कि हमने जो आपको संपत्ति बेचा है वो किस पद्धति के आधार पर है, हायर परचेज सिस्टम के आधार पर है। आप संपत्ति का एक निश्चित समय पर हमको क्या कीजिएगा, किस्त का भुगतान कीजिएगा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना होगा। अगर आप बीच में कभी पेमेंट नहीं करते हैं तो हम आपका संपत्ति जब्त कर लेंगे, और उससे पहले जो आप चुकाए रहिएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, किराया मान लिया जाएगा। इसीलिए इस पद्धति का नाम क्या है, किराया क्रय पद्धति। उसके बाद इसका अगला विशेषता होता है, दूसरा विशेषता होता है संपत्ति का उधार विक्रय होना। संपत्ति का उधार क्रय विक्रय होना, उधार क्रय विक्रय होना, यानी इस पद्धति के अनुसार संपत्ति का जो खरीद बिक्री होता है वो उधार में होता है, नगद में नहीं हो सकता है, ठीक है? क्योंकि उधार क्रय विक्रय होता है तभी ना जो है सो बाकी जो पैसा बचा रहता है वो किस्त में पेमेंट होता है। उसके बाद देखिए अगला विशेषता पर ध्यान दीजिए क्या है। इसमें जो है सो पेज भरा हुआ है, रुक जाइए, रुको, आप एडिट कर देंगे।
एडिट कर देंगे। उसके बाद देखिए अगला विशेषता इसमें होता है सुपुर्दगी पर भुगतान। तीसरा क्या होता है? सुपुर्दगी पर भुगतान। सुपुर्दगी पर भुगतान का मतलब होता है कि जब क्रेता विक्रेता से संपत्ति अपने अधिकार में लेता है, उस समय में जो आप कुछ पेमेंट करते हैं, कुछ ना कुछ तो पेमेंट करते हैं। जैसे आप अभी किस्त पर मोबाइल लेने जाइए, किस्त पर मोटरसाइकिल लेने जाइए, किस्त पर कोई भी संपत्ति लेने जाते हैं तो 40% 30% या कुछ ना कुछ आपको डाउन पेमेंट करना होता है ना। तो वही होता है सुपुर्दगी पर भुगतान। जब आप संपत्ति अपने अधिकार में लेते हैं उस समय में जो आप पेमेंट करते हैं उसे कहते हैं सुपुर्दगी पर भुगतान। उसके बाद अगला होता है किराया क्रय मूल्य। ये जो किराया क्रय मूल्य है, किराया क्रय मूल्य का मतलब हायर परचेज प्राइस, जिसमें कैश प्राइस और प्लस इंटरेस्ट दोनों मिल जाता है। तो किराया क्रय मूल्य का नगद मूल्य से अधिक होना, नगद मूल्य से अधिक होना। स्वाभाविक बात है कि अगर हम नगद में खरीदते हैं, तुरंत कैश में अगर हम खरीद लेते हैं तो हमको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जब हम उधार खरीदते हैं तो हमको ब्याज के साथ पेमेंट करना पड़ता है। तो किराया क्रय मूल्य जो होगा वो नगद मूल्य से क्या होगा? अधिक होगा। ये तो स्वाभाविक बात है होना। अगला विशेषता है विक्रेता के साथ स्वामित्व का होना। विक्रेता के साथ स्वामित्व का होना, विक्रेता के साथ स्वामित्व होना, स्वामित्व होना। इसका मतलब क्या होता है कि किराया विक्रेता तब तक मालिक रहेगा संपत्ति का जब तक कि क्रेता अंतिम किस्त का भुगतान ना कर दे। मतलब संपत्ति हम खरीद लिए हैं, उससे पहले एक चीज और देखिए, संपत्ति का प्रयोग करने का अधिकार क्रेता को होना, क्रेता का होना, लेकिन स्वामित्व विक्रेता का होना। आया बात समझ में? हम मान लीजिए क्रेता है, सुन लीजिए, अगर हम क्रेता है, आप विक्रेता है, तो आप हमको संपत्ति दे दिए कि आप संपत्ति ले जाइए, यूज कीजिए, लेकिन संपत्ति का मालिक आप रहिएगा। संपत्ति तब ना आप कभी हमसे जब्त कर लीजिएगा। संपत्ति मेरे नाम से पंजीकृत नहीं होगा, मेरे नाम से रजिस्टर्ड नहीं होगा, सिर्फ हमको यूज करने का अधिकार है। जबकि मालिक कौन रहेगा? मालिक रहेगा विक्रेता। इसीलिए कहता है विक्रेता के साथ स्वामित्व का होना, लेकिन संपत्ति का प्रयोग करने का अधिकार क्रेता का होना। आया बात समझ में? उसके बाद होता है भुगतान किस्तों में होना। भुगतान किस्तों में होना। स्वाभाविक बात है, जितना अगर हम उधारी खरीदे हैं तो जैसे जैसे संपत्ति को हम कमाते चलेंगे उसी से आमदनी होता जाएगा और एक मुश्त कुछ राशि हम किस्त में क्या करेंगे? चुकाते हुए रहेंगे। उसके बाद होता है किस्तों का जब्त होना। किस्तों का जब्त होना। किस्तों का जब्त होना। किस्तों का जब्त होने का मतलब है कि संपत्ति जब्त होना। संपत्ति जब्त होना। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी किस्त का भुगतान नहीं कीजिएगा, मालिक तो विक्रेता है, मालिक कौन है? विक्रेता। और क्रेता ने किसी किस्त का भुगतान नहीं किया तो विक्रेता के पास स्वामी मालिकाना हक है, वो क्या करेगा? आपसे संपत्ति जब्त कर लेगा। और संपत्ति जब्त करेगा और इससे पहले जो आपने किस्त चुकाया है वो रुपया आपका क्या हो जाएगा? जब्त हो जाएगा, बुड़ जाएगा आपका, और उस रुपया को किराया मान लिया जाता है। इसीलिए तो इस विधि का नाम किराया क्रय पद्धति है कि संपत्ति आपको मिला, आपने टाइम टू टाइम किस्त का पेमेंट नहीं किया, और जब आप किस्त का भुगतान करने में असमर्थ हो जाइएगा तो आपका जो रुपया है, जो किस्त आपने अभी तक चुकाया है, वो आपका क्या हो जाएगा? जब्त हो जाएगा। चलिए, उसके बाद और बहुत सारा बात है, बहुत सारा विशेषता है, आप बुक में भी देख सकते हैं। क्रेता को बेचने का अधिकार नहीं होना। क्रेता को बेचने का अधिकार नहीं होना। बेचने का अधिकार
नहीं होना, मतलब जो क्रेता है किस्त पर संपत्ति खरीदा है, अगर आप भी किसी का मोटरसाइकिल सेकंड हैंड खरीदने जाते हैं तो पहले उस पर पता लगा लीजिए कि वो उस गाड़ी का पूरा किस्त पेमेंट किया है कि नहीं किया है। अगर वो किस्त का पूरी पेमेंट नहीं किया है तो वो गाड़ी आप मत खरीदिए, नहीं तो बाद में वो किस्त मतलब भुगतान करने का जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी। अब आपसे तो विक्रेता पैसा ले लेगा, जो क्रेता था पहले, जो जिसने खरीदा था वो आपके हाथों बेच दिया, वो तो आपसे पैसा ले लेगा संपत्ति का मूल्य, जितना मूल्य होगा सो। अब बाकी जो जितना किस्त बचा रहेगा वो भी आपको, जो मेन विक्रेता है उसको चुकाना पड़ेगा, तो आपको गाड़ी का दाम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप ठगा जाइएगा। तो ये बात ध्यान रखना है कि जो गाड़ी का विक्रेता है फिलहाल अभी जो जिससे हम खरीद रहे हैं उसने अभी तक किस्त का पूरा भुगतान किया है कि नहीं किया है। उसका जो आरसी है उस आरसी पर फाइनेंसर का नाम होता है कि किसने भुगतान किया है, फाइनेंसर कौन है। अगर वो गाड़ी नगद में खरीदा गया होगा तो आरसी पर फाइनेंसर का नाम नहीं होता है, नहीं तो अगर किस्त पर लिया रहेगा तो फाइनेंसर का नाम होता है। वो पहले आप भजिया लीजिए तब उस गाड़ी खरीदिए, नहीं तो क्या होगा, ठगा जाइएगा। मेरा एक रिश्तेदार था, उसने ऐसा ही किया था, गाड़ी लिया था किस्त पर, मैं जो बेचा था वो किस्त पर लिया था, उसने नगद में 40,000 में ग्लैमर खरीद लिया। बाद में क्या हुआ पता चला कि जब वो अपने नाम से करवाने गया तो उसका 15 गो किस्त बाकी था। बताइए, अब तो उसका परेशानी वाला बात हो जाएगा ना ऐसे में। तो इसीलिए उसने पहले ये चेक नहीं किया था, जिसके कारण उसको ठगाना पड़ा। फिर बाद में वो उसी के हाथों गाड़ी रिटर्न किया, मतलब उससे कम दाम में 15-20 हज़ार में फिर वो गाड़ी वो ले लिया। तो समझिए गाड़ी वाला को दुगुना फायदा हो गया। वो वही काम करता ही था, उस गाड़ी को बार बार बेचता था, एक ही गाड़ी को बार बार बेचता था, फिर उसी से ले लेता था। तो ऐसा चीज नहीं होना चाहिए। अब आगे चलिए, तो इसमें आप किताब में दिया हुआ है बहुत सारा थ्योरी, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है आपको कि जब आप लेखांकन सिस्टम इसमें अपनाइएगा तो लेखांकन सिस्टम के लिए हायर परचेजर के पुस्तक में और हायर वेंडर के पुस्तक में, दोनों के पुस्तक में जर्नल एंट्री होगा और खाता बनेगा। जब आप सवाल बनाइएगा तो ये सब बात आपको उसमें जरूरी आएगा। तो क्या सब जर्नल एंट्री बनेगा और क्या सब लेजर बनेगा, यानी किसका किसका खाता बनेगा, वो आपको समझा रहे हैं, गौर से देखिए। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। एच मतलब हायर परचेजर, समझ आइएगा। क्या सब जर्नल एंट्री बनेगा, ध्यान से देखिए। प्रथम वर्ष में, अभी जो हम एंट्री बना रहे हैं प्रथम वर्ष के लिए, ठीक है, जब संपत्ति खरीदेगा, संपत्ति उधार खरीदने पर, संपत्ति उधार खरीदने पर, तो परचेजर क्या बनाएगा, उसके पास तो एसेट्स आया, एसेट्स आया तो एसेट्स अकाउंट दिया टू हायर वेंडर अकाउंट। उसने क्या किया, तो हायर वेंडर से क्या किया है, खरीदा है। नरेशन अभी छोड़ देते हैं, आप लोग नरेशन खुद मैनेज कर लीजिएगा। बीइंग एसेट्स परचेज फ्रॉम हायर वेंडर, ऐसा तो लिख सकते हैं आप। तो एसेट्स अकाउंट दिया टू हायर वेंडर, जब संपत्ति उधार खरीदेगा तब। दूसरा एंट्री सुपुर्दगी पर, सुपुर्दगी पर भुगतान करने पर, जब सुपुर्दगी पर भुगतान करेगा तब क्या बनाएगा, देखिए सुपुर्दगी पर यानी डाउन पेमेंट जब करेगा तब। तो हायर वेंडर को पेमेंट कर रहा है तो हायर वेंडर्स अकाउंट दिया टू कैश या बैंक अकाउंट, जो आपको इच्छा हो आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज और ध्यान रखिए, हायर परचेजर के पुस्तक में जो जर्नल एंट्री बनता है वो दो तरीका से, ये है आपको उधार क्रय विधि, उधार क्रय विधि, और एक होता है संपत्ति उपार्जन विधि। तो संपत्ति उपार्जन विधि में क्या होता है कि जैसे जैसे आप वेंडर को पेमेंट करते जाइएगा आप संपत्ति को अपना मानते चलिएगा।
तो उसमें बार बार एसेट्स को डीआर करना पड़ता है। जब जो हम पेमेंट करेंगे तो जो है एसेट्स को डीआर करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, उधार क्रय विधि में हम पूरी संपत्ति को एक बार मान लेते हैं कि हमने खरीद लिया, तो एसेट्स अकाउंट डीआर टू हायर वेंडर, ठीक है, एक बार में पूरा संपत्ति खरीद लिया। फिर बाद में हम उसको जैसे जैसे पेमेंट करते चलेंगे हायर वेंडर अकाउंट डीआर टू कैश करते चलेंगे। आया बात समझ में? तो अब तीसरा देखिए, तीसरा वर्ष के अंत में, ये दोनों हुआ जब मतलब वर्ष के प्रारंभ में जब संपत्ति खरीदेंगे और जब हम डाउन पेमेंट करेंगे तब का बात। तो वर्ष के अंत में ब्याज लगाने पर, क्या लगाने पर, ब्याज लगाने पर, तो एंट्री बनेगा इंटरेस्ट अकाउंट डीआर, चूंकि हायर वेंडर के लिए इंटरेस्ट खर्चा होगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू हायर वेंडर अकाउंट, हायर वेंडर्स अकाउंट। क्यों? तो ये ब्याज हायर वेंडर लेगा ना उससे, तो इसीलिए इंटरेस्ट को डीआर किया और टू हायर वेंडर अकाउंट किया, ठीक है, प्रथम वर्ष के अंत में। फिर चौथा, किस्त का भुगतान करने पर, किस्त का भुगतान करने पर, जब किस्त का भुगतान होगा तो किस्त में कैश प्राइस और इंटरेस्ट दोनों को मिलाकर जो राशि होता है वो पेमेंट होता है। तो फिर यहां हो जाएगा हायर वेंडर्स अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। पांचवा एंट्री होगा संपत्ति पर हरास लगाने पर, संपत्ति पर हरास लगाने पर। तो जब संपत्ति पर हरास लगाएंगे तब क्या होगा, देखिए, डिप्रिसिएशन अकाउंट डीआर, डिप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू एसेट्स अकाउंट। और छठा एंट्री बनेगा वर्ष के अंत में ही ये जो ब्याज था, ये ब्याज और ये जो हरास था, हरास दोनों को वो क्या करेगा, पीएल अकाउंट में भेज के समाप्त करेगा। तो यहां पर लिखेंगे ब्याज और हरास की राशि को पीएल अकाउंट में भेजने पर, तो इसमें क्या होगा, पीएल को डेबिट करेंगे, पीएल अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। समझ में आया बात? मतलब फर्स्ट ईयर में ये 6 एंट्री बनाना अनिवार्य है पहली साल में, और दूसरे साल से क्या होगा, ध्यान से देखिए, दूसरे साल से ये एंट्री और ये एंट्री नहीं होगा दूसरे साल से। क्यों? तो संपत्ति तो हम एक ही बार खरीदेंगे ना, अगले साल से हम क्या करेंगे, सिर्फ ब्याज लगाएंगे, किस्त भरेंगे, हरास लगाएंगे और पीएल में दोनों चीज को भेजना है। तो ध्यान रखना है, अगले साल से, पहले साल तो 6 एंट्री बना, अगले साल से, अगले वर्ष से अंतिम वर्ष तक मात्र बकहल एंट्री बनाएंगे, बकहल एंट्री बनाएंगे। बकहल एंट्री मतलब ब से ब्याज, क से किस्त, ह से हरास, ल से लाभ हानि। ये आप ट्रिक याद रखिएगा। मतलब ये जो 6 एंट्री है, ये संपत्ति खरीदने का, ये डाउन पेमेंट करने का, ये ब्याज लगाने का, ये किस्त भरने का, ये संपत्ति पर हरास लगाने का और ये पीएल में भेजने का, यानी लाभ हानि में। तो अगले साल से एंट्री बनेगा ब से बकहल, मतलब बकहल बोले ना, तो ब से ब्याज, क से किस्त, ह से हरास, ल से लाभ हानि। अगले साल से अंतिम साल तक बस ये 4 एंट्री आपको बनाना है। समझ में आया बात? अगले साल से ये दोनों एंट्री नहीं बनाना है। क्लियर? कोई बात दिक्कत समझने में? अब देखिए, अब आगे बता रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं वो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अब आगे आपको बताते हैं कि अगर हम हायर वेंडर के पुस्तक में बनाएंगे तो कौन सा एंट्री बनेगा। आप लोग को जो थ्योरी दिया है उसमें नोट्स होगा ही, सब एंट्री लिखा होगा। अब देखिए वेंडर के पुस्तक में क्या सब होगा। वेंडर के पुस्तक में क्या हुआ, थोड़ा मिटाने में भी टाइम लगेगा।
अब आप हायर वेंडर के पुस्तक में क्या एंट्री बनेगा वो देखिए। एंट्री सब अगर ध्यान रहेगा तो फिर सवाल बहुत इजी है, एंट्री बस ध्यान रखना है। देखिए जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर्स, यानी हायर वेंडर के पुस्तक में क्या बनेगा वो देखिए। प्रथम वर्ष में इसमें कोई दो विधि नहीं है, एक ही विधि है जो है, ठीक है, दूसरा तीसरा विधि इसमें कुछ नहीं है। प्रथम वर्ष में क्या एंट्री बनेगा देखिए, संपत्ति उधार बेचने पर, संपत्ति उधार बेचने पर, जब संपत्ति को उधार बेचेंगे तब क्या एंट्री बनाएंगे, तो हायर वेंडर के पुस्तक में बना रहे हैं। तो ये हायर वेंडर क्या कर रहा था, हायर परचेजर को बेच रहा है, तो हायर परचेजर को बेच रहा है, तब पाने वाला कौन होगा, हायर परचेजर अकाउंट, DR2 हायर सेल्स अकाउंट, हायर सेल्स अकाउंट, ये एंट्री बनेगा। यानी वेंडर परचेजर को बेच रहा है तो पाने वाला परचेजर हुआ, और माल बेचता है तो 2 में सेल्स लिखते हैं ना बेचने पर। अब चलिए दूसरा एंट्री, सुपुर्दगी पर भुगतान पाने पर, सुपुर्दगी पर भुगतान पाने पर, तो ये सुपुर्दगी पर जब भुगतान पाएगा तो इसके पास कैश या बैंक आएगा, तो कैश अकाउंट DR2 हायर परचेजर, शॉर्टकट में लिख दें टू हायर परचेजर अकाउंट। क्लियर है बात। तीसरा, अब ये दोनों हुआ वर्ष के प्रारंभ में, अब तीसरा से होगा वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में ब्याज लगाने पर, क्या लगाने पर, ब्याज लगाने पर। तो हायर वेंडर के लिए ब्याज आमदनी होगा, हायर वेंडर के लिए ब्याज क्या होगा, आमदनी होगा, और ये हायर परचेजर से लेगा तो हायर परचेजर को ये देनदार बनाएगा, तो हायर परचेजर अकाउंट, हायर परचेजर अकाउंट DR2 इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट। और फिर चौथा, वर्ष के अंत में ही बनेगा, अब किस्त की राशि पाने पर, किस्त की राशि पाने पर, यानी ये प्राप्त करेगा तो इसके पास कैश आएगा, कैश अकाउंट DR2 हायर परचेजर, क्योंकि हायर परचेजर जो है वेंडर को किस्त की राशि चुकाएगा, तो इसके पास आएगा तो कैश अकाउंट DR2 हायर परचेजर अकाउंट। फिर पांचवा, वर्ष के अंत में ही ब्याज, ध्यान रखिएगा वेंडर जो है वो हरास लगाने वाला एंट्री नहीं बनाएगा, क्योंकि इसने तो संपत्ति बेच दिया है, ये क्यों हरास लगाएगा, जो यूज करेगा वो हरास लगाएगा, तो परचेजर हरास लगाएगा मगर ये हरास नहीं लगाएगा। और अब क्या बनाएगा, ये वर्ष के अंत में ही ब्याज की राशि को, ब्याज की राशि को PL अकाउंट में भेजने पर, PL अकाउंट में भेजने पर, तो इंटरेस्ट अकाउंट को DR करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट DR2 PL अकाउंट, टू PL अकाउंट। ध्यान रखिएगा बात, एंट्री में रहे, ध्यान रखना, एंट्री ध्यान रहेगा तो सवाल फिर दंदनाता हुआ भागेगा। और छठा एंट्री, वर्ष के अंत में ही हायर सेल्स अकाउंट को, हायर सेल्स अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट में भेजने पर, ट्रेडिंग अकाउंट में भेजने पर क्या बनाएगा, तो हायर सेल्स अकाउंट DR, हायर सेल्स अकाउंट DR2 ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो पहले साल में ये 6 एंट्री बनेगा, ध्यान रखना है पहले साल में। अगले साल से क्या होगा, तो ये एंट्री नहीं बनेगा, ये एंट्री नहीं बनेगा और ये नहीं बनेगा, यानी पहला, दूसरा और छठा नंबर एंट्री नहीं बनेगा, क्योंकि पहले साल में बेचेगा, पहले साल में डाउन पेमेंट करेगा और हायर सेल्स को पहले साल में ही ट्रेडिंग अकाउंट में भेजेगा। दूसरे साल से क्या होगा, तो सिर्फ ब्याज, किस्त और ये लाभ हानि का, यानी बाकल एंट्री बनेगा अगले साल से, याद रखिएगा। अगले साल से कौन एंट्री बनेगा, हाँ अगले साल से बाकल एंट्री बनेगा, मतलब ब से ब्याज, क से किस्त, ल से लाभ हानि वाला एंट्री बनेगा। बस इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी तत्काल आपको जितना बताए हैं, दोनों के पुस्तक में जर्नल एंट्री
दोनों के पुस्तक में खाता, जब पहला नंबर सवाल बताएंगे तो क्लियर कर देंगे कि क्या सब है। आगे बहुत सारा चीज है इसमें, बैक कैलकुलेशन विधि सब बहुत सारा बात है इसमें। भुगतान में त्रुटि करेगा, संपत्ति जब्त होगा, इस सब टाइप का बहुत सारा बात है। तो तत्काल सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है, फिर जब आगे हम सवाल में बढ़ेंगे तो फिर बहुत सारा बात सीखने को मिलेगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। बाकी धन्यवाद।